Hello everyone, this is Suman Mehta and today's topic is a turbulent time, the 1905 revolution यानी एक संघर्षमय समय 1905 की रूसी क्रांति। रूस वॉज एन ऑटोक्रेसी, रूस में एक तानाशाह शासक शासन कर रहा था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, दूसरे यूरोपियन रूलर्स की तरह ही इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, जार पार्लियामेंट के अंडर में काम नहीं करता था। यानी दूसरे यूरोपियन देशों की तरह वहाँ पर भी पहले जो ऑटोक्रेटिक रूलर रूल करते थे ऐसे ही रूस में भी करते थे, जबकि बाद में यहाँ रूस में थोड़ा चेंज आया और यहाँ पर रेवोल्यूशन के बाद या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट की वजह से जो यहाँ पर दिक्कत आई, यानी कि एक संघर्ष का समय शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड उठने लगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब यहाँ पर उदारवादी लोगों ने रूस के अंदर आंदोलन करने शुरू किए कि जो राज्य की या सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित होनी चाहिए। और टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज दे वर्कड विद peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टीज के साथ मिलकर लिबरल पीपल ने और किसानों ने, वर्कर्स ने एक क्रांति की 1905 में, और ये राजा के सामने एक डिमांड रखी कि हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, उनको राष्ट्रवादी लोगों ने भी सहयोग दिया। ये कौन से लोग थे? जो कि पोलैंड में रहते थे। और इसके साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के जेडिस्ट पीपल, वो लोग जो जेडिस्ट कहलाते थे और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रहते थे, उन्होंने भी मॉडर्न इस्लाम को फेवर किया और ये कहा कि सोसाइटीज़ का क्रिएशन जो है एक लिबरल बेसिस पर होना चाहिए और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होना चाहिए। यानी जेडिस्ट पीपल और नेशनलिस्ट पीपल, पीजेंट्स, वर्कर्स और सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो मेंबर्स थे प्लस जो लिबरल्स थे, इन सब ने मिलकर डिमांड करनी शुरू की कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। 1905 में रेवोल्यूशन इन्हीं की वजह से हो पाई। द ईयर 1904 वॉज ए पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, 1904 का जो साल था खास करके रूस के मजदूरों के लिए बुरा साबित हुआ। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। जो आम ज़रूरत का सामान था उसके दाम बढ़ गए, उसके वेजेज बढ़ गए, उसके प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से जो उस समय के जो मजदूरी या वेतन था वो 20% कम पड़ने लगा। यानी सैलरी उतनी की उतनी है और जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो सैलरी पूरी नहीं कर पा रही उनकी ज़रूरतों को। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, उस दौरान जो वर्कर्स की एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है शामिल होने लगे थे। ड्रामेटिकली मीन्स नाटक के ढंग से, यानी बहुत बड़े पैमाने पर वर्कर्स इसके मेंबर एसोसिएशंस के बनने लगे थे। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स which had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works where was a call for industrial action। तो 4 मेंबर हैं एक असेंबली के, रशियन वर्कर्स असेंबली के। उन 4 मेंबर को 1904, जो कि 1904 में ये बनी थी रशियन वर्कर्स की असेंबली, इसके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कहाँ से? नौकरी से। और किस फैक्ट्री से? पुतिलोव आयरन वर्कर्स नाम की एक फैक्ट्री से उनको 4 मेंबर्स को हटाया गया था, जिसकी वजह से सभी मजदूरों ने, वर्कर्स ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ सालों में, ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। 1,10,000 मजदूर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर बैठ गए, डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। उन्होंने डिमांड की कि उनके काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं, एंड इंक्रीज इन वेजेज, उनके वेतन बढ़ाए जाएं, एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और काम की स्थितियों में सुधार किया जाए। ये डिमांड के साथ वो वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन रीच द विंटर पैलेस,
इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कैसाक्स। बेटा जब ये वर्कर्स लोग जुलूस निकाल रहे थे तो उनका जो लीडर था वो था फादर गैपन। और उसका जो जुलूस था जब शीत महल के पास पहुंचा, राजा के महल, विंटर पैलेस था, तो राजा के महल के पास पहुंचता है तो पुलिस और गुप्तचर पुलिस ने मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। कोसाक का मीनिंग है सीक्रेट पुलिस। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, यहाँ 100 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स जो है इंजर्ड हुए यानी घायल हो गए, 300 मजदूर। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इस घटना को खूनी रविवार नामक घटना के रूप में याद किया जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इसके बाद से एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ दैट बिकेम नोन वॉज द 1905 रेवोल्यूशन, जिसको 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी इस घटना के, अगर ये कहा जाए 1905 की रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग किस घटना से हुई, तो वो इंसिडेंट थी ब्लडी संडे, क्योंकि ये घटना संडे को हुई थी तो इसको ब्लडी संडे इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के अंदर हड़तालें हो रही थी। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेजेज वॉक आउट, और जो विद्यार्थी लोग थे यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया और कंप्लेनिंग करने लगे, यानी कि वो भी कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। वो भी चाहते हैं कि नागरिकों की जो आज़ादी है वो बहुत कम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। लॉयर्स भी इसमें शामिल हो गए, डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हो गए, इंजीनियर्स भी इसमें शामिल हो गए, और मिडिल क्लास के दूसरे वर्कर्स भी इसमें पार्ट लेने लगे, जो कि कभी यूनियन का इन्होंने फॉर्म में यहाँ पर इस्टेब्लिश किए, यानी संगठनों का संगठन इन्होंने नामक एक संस्था का स्थापना की और उसके मेंबर बनते चले गए। एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्होंने अपनी एक संवैधानिक सभा की मांग की कि हमारी एक बॉडी एक ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। नेक्स्ट पैसेज बेटा, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति के दौरान, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री और ड्यूमा। हालांकि जार ने 1905 की इन घटनाओं को देखते हुए एक बार जो है एडजस्टमेंट करने की कोशिश की या इनसे समझौता करने की कोशिश की, और उसने सलाहकारी एक संसद का निर्माण कर डाला जिसका नाम उसने रखा ड्यूमा। यानी रशिया की अगर हम पार्लियामेंट का नाम कोई पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे ड्यूमा। फॉर ए ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers। यहाँ पर रूस की क्रांति जब 1905 की चल रही थी तो उस दौरान बड़े पैमाने पर जो है व्यापारिक संगठन बन चुके थे, यानी व्यापारियों के संगठन बन चुके थे, और फैक्ट्री वर्कर्स के भी बहुत सारी वर्क एसोसिएशंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। 1905 के बाद बहुत सारी और कमेटीज और यूनियन बन चुकी थी, गैर आधिकारिक रूप से वो अपना काम कर रही थी, यानी सरकार उन्हें मान्यता दे और ना दे वो अपना काम कर रही थी। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि अब वो सरकार से परमिशन लेकर काम नहीं कर रही तो वो गैर कानूनी घोषित कर दी गई। सीवर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, यानी पॉलिटिकल बयानबाजी पर रोक लगाने की कोशिश की गई। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर, जो कि पहले उसने बनाई थी, 75 डेज के अंदर ही उसको भंग कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, और दूसरी ड्यूमा का इलेक्शन कर दिया जो कि 3 मंथ्स तक चली, यानी 3 महीने तक सेकेंड ड्यूमा ने काम किया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन ऑफ हिज पावर, वो नहीं चाहता था कि कोई उससे क्वेश्चन करे या उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश करे। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, वो लिमिट करने की कोशिश कर रही है उसकी पावर को, जिसकी वजह से उसने उसको सेकंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया। ही चेंज द वोटिंग नॉर्म्स लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा, उसने वोट करने के जो नियम थे उनमें बदलाव किया और थर्ड ड्यूमा को फिर से यहाँ पर बनाया है। और इस थर्ड डूमा को बनाया किसकी वजह, कौन से मेंबर्स इसमें लिए गए, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इसमें उसने शामिल किया, यानी अपने सपोर्टर्स को जो कि किंग को सपोर्ट करेंगे उनको इसमें शामिल कर लिया। लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको इससे बाहर रखा गया। तो
अब मेजॉरिटी बेसिस में अगर अपने ही सपोर्टर ले लिए और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अवॉइड कर दिया गया, तो ऐसे में फिर जो है यहाँ पर गुस्से का उभरना जायज़ सी बात है। और उस समय पर 1905 के आसपास और भी कई घटनाएं घटी, जिसकी वजह से रशियन जो पॉपुलेशन है वो जार के अगेंस्ट होती चली गई। तो वो कौन सी घटनाएं हैं वो अब हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूस का साम्राज्य। इन 1914 war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर। देखिए 1914 के आसपास दो यूरोपियन संगठन बन चुके थे, दो ग्रुप बन चुके थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का एक ग्रुप जो कि सेंट्रल पावर्स यानी कि केंद्रीय शक्तियां कहलाता था, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का ग्रुप जिसमें बाद में इटली और रोमानिया शामिल हो गया, ये अलग से अलाइड पावर्स के रूप में फेमस हुआ। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, इनमें से प्रत्येक देश का वैश्विक साम्राज्य था, यानी पूरे विश्व के अंदर इनके छोटे छोटे अलग अलग देशों के ऊपर इनका कब्जा था। एंड द वॉर वॉज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, इसीलिए ये पहला विश्व युद्ध था न केवल यूरोप के अंदर लड़ा गया बल्कि यूरोप के बाहर भी लड़ा गया। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध था बड़े पैमाने पर, कई सारे देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, और यूरोप का जो पूरा एम्पायर प्लस जो है यूरोप से बाहर भी इस युद्ध को लड़ा गया, इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर कहलाया। इन रशिया द war was initially popular and the people rallied around the Tsar Nicholas II. रूस में इस युद्ध को वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट भी दे रहे थे। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे ये युद्ध जारी रहा, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, स्पोर्ट वॉर थिन, जार ने ड्यूमा के अंदर जो दूसरे दल थे उनसे सलाह नहीं की, जिसकी वजह से उसका जो सपोर्ट था, उसका जो सहयोग करने वाले जो लोग थे वो कम होते चले गए। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, और जर्मनी के खिलाफ लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो उठी क्योंकि जर्मनी उनको बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम का एक शहर था, तो इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया गया। जर्मनी के खिलाफ इतनी भावनाएं आहत हो चुकी थी रशिया के लोगों की कि उन्होंने अपने शहर का नाम जो कि पहले रखा था सेंट पीटर्सबर्ग था, उसको बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया। द जेरिना एलेक्जेंड्रिया जर्मन्स ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ monk कॉल्ड रासपुतिन मेड द अरिस्टोक्रेसी अनपॉपुलर, और तो और जार को बदनाम करने में उसकी पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रिया का भी मेन रोल था। वो एक जर्मन प्रिंसेस थी, यानी राजकुमारी थी जर्मनी की, और उसका जो एक खराब सलाह देने वाला जो उसका सेवक था, एक भिक्षु था, वो रासपुतिन नाम का, वो भी इन दोनों की वजह से आमतौर पर जार जो है गलत फैसले लिया करता था, जिसकी वजह से जनता उसे लाइक नहीं करती थी या फिर वो बदनाम हो चुके थे। The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. पूर्वी सीमा पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था पहला विश्व युद्ध का, वो पश्चिमी सीमा के पर लड़े जाने वाले युद्ध से बिल्कुल अलग था। इन द वेस्ट आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेचेज अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, पूर्वी फ्रांस की तरफ जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उसकी सीमा बॉर्डर पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वहाँ पर जो सेना थी वो खाइयों में छिप कर युद्ध लड़ रही थी, जबकि ईस्ट डायरेक्शन में आर्मी खुले रूप से जो है युद्ध लड़ने के लिए तैयार लड़ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़, लार्ज कैजुअलिटीज़ का मीनिंग यहाँ पर है काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ा, यानी जान माल का नुकसान काफ़ी हुआ क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर लड़ा जा रहा था। डिफीट्स वर शॉकिंग, यहाँ पर रूस की सेना हारने लगी जो कि बहुत हैरान करने वाली बात थी। एंड डीमोरलाइजिंग, और जो है उनका नैतिकता का पतन करने वाली थी, मीन्स ये लोगों के उत्साह को कम करने वाली थी। और हैरान करने वाली बात ये थी क्योंकि रशिया की आर्मी उस समय की सबसे बड़ी आर्मी थी, नंबर 1 आर्मी थी। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी, जर्मनी में रूस की आर्मी हार रही थी और
एंड ऑस्ट्रिया ब्रिटेन 1914। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाएं मिलकर 1914 में रूस की सेनाओं को हरा रही थी और 1916 में भी उसको ऐसा ही देखने को मिला। 1914 से 16 के बीच लगातार रूस की हार हो रही थी, वो भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1917। 1917 के आसपास 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। एज दे रिट्रीटेड, अब वो वापस भाग रहे थे। द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, तो रशियन आर्मी ने वापस लौटते हुए फसलों को बर्बाद कर दिया। जो बिल्डिंग सामने आई उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ताकि एनिमी को वहाँ पर रहने के लिए, यानी दुश्मन सेना को वहाँ पर रहने के लिए जगह ना मिले और खाने को अनाज ना मिले। लेकिन इसका जो असर था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि आम जनता इन चीज़ों को, आम जनता का नुकसान हो रहा था, उसके घर तोड़े जा रहे थे, उसकी फसल बर्बाद की जा रही थी। ऐसे में जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इसके अगेंस्ट होती चली गई जार के। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इस फसलों को नुकसान पहुँचाने की वजह से और जो बिल्डिंग्स को तोड़ने की वजह से रूस के अंदर ही 30 लाख लोग शरणार्थी बन गए, जिनको दूसरों की शरण में जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। इस स्थिति की वजह से रूस की सरकार और जार बदनाम हो गया, यानी उसको लोग नफरत करने लगे। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और अब जो सैनिक हैं वो भी हताश हो चुके हैं और वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस युद्ध का औद्योगिक क्षेत्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सीवियर मतलब यहाँ पर भयानक। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। हालांकि पहले भी बताया जा चुका है कि रशिया के अंदर पहले ही फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत लेस नंबर में हैं, यानी बहुत कम संख्या में हैं, और कंट्री जो है अपने सप्लायर्स से कट चुका है युद्ध की वजह से। इंडस्ट्रियल गुड्स वो मंगवा नहीं सकता क्योंकि रास्ते में जो बाल्टिक सी है जहाँ से वो सामान मंगवाता है दूसरे देशों से, वहाँ पर जर्मनी का कंट्रोल हो चुका था। तो ऐसे में वहाँ से सप्लाई आनी बंद हो गई और खुद की इंडस्ट्री उसकी चल नहीं रही। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। यूरोप के किसी और देश की बजाय रूस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं, यंत्र हैं, मशीनें हैं, वो ख़राब होने लगी। बाय 1916 के आसपास रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया। एबल्ड बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जो काम करने वाली जनसंख्या थी उसको युद्ध के लिए युद्ध में झोंक दिया गया, सिपाही बनाकर उनको आगे भेज दिया गया फ्रंट पर। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, देयर वर लेबर शॉर्टेज। वहाँ पर काम करने वाले यानी लेबर प्रोवाइड करवाने वाले वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो गई, कमी आ गई। और स्मॉल वर्कशॉप के अंदर भी ऐसे ही वर्कर्स ने शट डाउन कर दिया, यानी अब काम करने के लिए जब मेल मेंबर हैं ही नहीं घर पर तो उन वर्कशॉप को चलाएगा कौन। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। और जितना उत्पादन हो रहा है वहाँ पर अनाज उगाया जा रहा है उसका ज़्यादातर पार्ट आर्मी को फीड करने के लिए भेजा जा रहा है। इतनी बड़ी सेना का पेट भरने के लिए वो भेजा जा रहा था। फॉर द पीपल इन द सिटीज, शहरों में जो लोग रह रहे हैं, ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। तो उनके लिए वो जो ब्रेड है, उनका जो स्टेपल फूड है, और जो आटा है वो कम पड़ने लगा। स्कार्स का मीनिंग यहाँ पर कम हो गया। बाय द विंटर ऑफ 1916 के सर्दियों के मौसम में रियोट्स एट द ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। 1916-17 में देखने को मिला था कि यहाँ पर दंगे फैल गए थे। किस टाइप के? ब्रेड शॉप्स के ऊपर। वही सिचुएशन जो कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखी थी कि जो है यहाँ पर लाइवलीहुड एंडेंजर होने लगी है। तो ऐसे में जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वो दंगे फैलाकर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आज बेटा इतना ही, आप इसको लर्न कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीच बीच में आए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया की इकोनॉमी पर, और इसके अलावा जो इससे पहले जो 1905 रेवोल्यूशन का जिक्र आया है उसको भी आप लर्न कीजिएगा। रूस में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, अलग अलग जो थिंकर्स थे, सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, उनके क्या व्यूज़ थे, ये डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे। इनको आप लर्न कर कीजिएगा, प्लस इसकी रीडिंग थोरोली कीजिएगा। थैंक यू।